+2 का बायोलॉजी का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चैप्टर में हम इसी चीज का जिक्र करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फूल बनते हैं, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के द्वारा होता है। फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है, फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। आपने सुना होगा, पहले 10th क्लास में भी था और 9th और +1 में भी आपने फ्लावर पढ़ा है। फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के पार्ट ज्यादातर प्लांट में होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। ज्यादातर प्लांट बाइसेक्सुअल हैं, उनके फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। सबसे पहले हम फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो फ्लावर में जनरली सेंटर में ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और ये जिस पे टिका होता है वो होता है थैलेमस। थैलेमस पे ये होती है ओवरी। ये फ्लावर का स्टॉक होता है, इसको पेडिसल भी कह देते हैं। ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। फ्लावर में यहां नीचे ये होती है सेपल। सेपल के बाद फ्लावर में आगे आता है पेटल। ये फ्लावर में कई सारी पेटल होती है, इसकी कोई भी शेप हो सकती है। ये कलर्ड होती हैं, ब्राइट कलर की। ये है फ्लावर की पेटल और इन पेटल के साथ अब फ्लावर में इसका मेल पार्ट होता है। इसको हम कहते हैं फिलामेंट और ये ऊपर होता है एंथर। फिलामेंट और एंथर मिला के ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इस तरह से किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में ये मेन 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट सेपल, सेपल के बाद पेटल, पेटल के बाद फिर आगे स्टेमन और फिर ये कार्पेल। ये फ्लावर में 4 मेन पार्ट हैं। जिस फ्लावर में ये 4 पार्ट होते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ज्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल ही होते हैं, सभी फ्लावर में ज्यादातर ये 4 पार्ट होते हैं, तो इसलिए फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं। कि बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। अब ये जो फ्लावर में पार्ट है मेल और फीमेल, ये दोनों पार्ट हम इनका जिक्र करेंगे। फ्लावर के प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके 3 स्टेप हम लेते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है
पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम लेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में जिक्र किया था, तो सबसे पहले फ्लावर में रिप्रोडक्टिव फेज आनी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। फ्लावर शुड बी मैच्योर। जब तक फ्लावर मैच्योर नहीं होगा तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तब तक उसमें मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें, मेल पार्ट की। स्टेमन इसका मेल पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट स्टेमन और कार्पल है। स्टेमन प्लांट का मेल पार्ट है, कार्पल प्लांट का फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टेमन एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज कार्पल। अब स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेमन एक सिंपल इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें एक फिलामेंट होता है। ये तो इसका फिलामेंट, और ये ऊपर है इसमें एंथर। जब ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसमें एंथर में हमें दो लोब दिखते हैं बाहर से, इसलिए हम इसको बाइलोब्ड कहते हैं। यहां से थोड़ी हम सेक्शन काटेंगे तो हमें इस चार लोब दिखेंगे। सेक्शन में इसके चार लोब होते हैं एंथर के। अगर हम इसको देखें तो ये दो लोब इन्हीं बीच में यहाँ एक लाइन है, और इसलिए हम इस कंडीशन को डाइथिकस कहते हैं। इसमें दो लोब है, बाहर से देखने पर ये ग्रूव है जो रेखा को अलग अलग करती है। और इसके अंदर इसको डेवलपमेंट को, इसी को हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ये वास्तव में इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर कुछ नहीं है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन कहां बनेंगे, एंथर में। और पोलन ग्रेन के बनने को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वास्तव में जो पोलन सैक है, इसके अंदर अगर हम बात करें इसके, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। आप अगर इसको अर्ली स्टेज में देखें, अर्ली स्टेज में इसके एंथर का अगर हम सेक्शन देखें तो हमें इसमें चार लोब दिखेंगे। एंथर में अगर हम इसका सेक्शन काट के देखें तो इस तरह से हमें ये चार लोब है, टेट्रालोब स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं टेट्रालोब। चार लोब है इसमें। इसमें अगर हम सबसे बाहर देखें तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। ये है एपिडर्मिस।
इस एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे अगर हम इसमें सेक्शन में देखें तो इसके नीचे आती है यहां सारे में इस तरह से एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडल लेयर, ये मिडल लेयर है। इसमें सेल है इस तरह सारे में, ये है मिडल लेयर। मिडल लेयर के बिल्कुल नीचे एक और लेयर है, इसको कहते हैं टेपेटम। ये लेयर कहलाती है सारे में टेपेटम। और टेपेटम के नीचे यहां ये स्पोरोजीनियस टिश्यू की लेयर है। इस तरह इसमें 4 लोब हैं। और ये जो सेल है इसकी, इनको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसके अंदर जो सेल हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें सारे में ये सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये इसके मेल एंथर की स्ट्रक्चर है। अगर हम इस एंथर को माइक्रोस्कोप में देखें, हम इसका सेक्शन काट के देखें तो हमें ये टेट्रा लोब स्ट्रक्चर दिखेगी। 2 लोब के बजाय हमें इसके 4 लोब दिखेंगे और चारों लोब के अंदर पोलन सैक है। ये हिस्सा पूरा पोलन सैक है और इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, क्योंकि ये जो सेल है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें ये हमें एक इमैच्योर एंथर की स्ट्रक्चर है। जब ये मैच्योर हो जाएगा, इसके अंदर डिवीजन होगा, मैं अभी बात करूंगा। इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें डिवीजन होने के बाद टेपेटम तो न्यूट्रिशन का काम करता है। जो टेपेटम टिश्यू है वो तो न्यूट्रिशन में काम आ जाता है। टेपेटम इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। टेपेटम तो न्यूट्रिटिव है, ये तो न्यूट्रिशन का काम करेगा, इसके डेवलपमेंट में काम करेगा, ग्रोथ में काम करेगा। इसको जब ये डिवीजन करेगा तो वो तो फूड के रूप में कंज्यूम हो जाएगा। और इसके अंदर इस तरह से अगर हम इसकी बात करें, इस सैक में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में बहुत सारे पोलन ग्रेन बन जाएंगे और फिर ये फट जाएगा, डिसेंस हो जाएगा। इसमें से मैच्योर होने के बाद ये फट जाता है, इसको कहते हैं डिसेंस। चाहे यहां से फटे, चाहे यहां से फटे, चाहे यहां से, चाहे सारा फटे, तो डिसेंस में इसके अंदर जो ये माइक्रोस्पोर है वो बाहर आ जाते हैं।
माइक्रोस्पोर कुछ नहीं है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो ये सेल डिवीजन करेगी मियोसिस। आपको पता है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं। जब ये सेल डिवीजन करेगी मियोसिस में, तो मियोसिस के बाद इसमें जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन डिवीजन के बाद इसमें 2 सेल बनाएंगे पहले, और 2 सेल के बाद इसमें एक सेल वेजिटेटिव सेल होती है, एक सेल जनरेटिव सेल होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ जाती है, इस कवरिंग को हम कहते हैं, बाहर की को हम एक्जाइन कहते हैं, अंदर वाली को हम इंटाइन कहते हैं, और ये अंदर सेल होती है जो मेल गैमेट की सेल है। अब इसमें ये जो सेल है, यहां एक जगह ये एक्जाइन और इंटाइन बहुत पतली होती है, ना के बराबर होती है, बाकी सब जगह मोटी है, लेकिन कुछ जगह ये बहुत पतली है, इसको हम कहेंगे जर्म पोर। This axine or intine is very thin at a place and this place is known as germ pore। तो इसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाती हैं। वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल दोनों में, ये वेजिटेटिव सेल बाद में कंज्यूम हो जाती है, बाद में इसके ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, और ये जनरेटिव सेल रह जाती है। जनरेटिव सेल फिर आगे डिवीजन करती है, 2 बन जाती हैं, तो ये 2 बाद में डिवीजन करेगी तो 2 मेल गैमेट बन जाते हैं इसमें। अब ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन एक बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर एक एक्जाइन में एक प्रोटीन पाई जाती है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन आसानी से डिजनरेट भी नहीं होती और बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। जो पोलन ग्रेन है ये न्यूट्रिटिव भी होते हैं, कुछ इनकी दवाइयां भी बनती हैं, कुछ खिलाड़ी भी इनको यूज करते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और इनका मिसयूज भी होता है कुछ दवाइयां बनाने में या इसमें न्यूट्रिशन में। आपने देखा होगा बहुत से एनिमल जैसे हनी बी है, बटरफ्लाई है, ये पोलिनेशन में पोलन ग्रेन कंज्यूम करते हैं। पोलन ग्रेन बहुत न्यूट्रिटिव है। हनी जो बनता है वो पोलन ग्रेन से ही बनाती है हनी बी, तो पोलन ग्रेन में कुछ न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार ये पोलन ग्रेन बन जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन का बनना स्पोर मदर सेल से बनेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेंगे, मियोसिस के द्वारा बनेंगे, 2 सेल स्टेज पे ये आगे बाहर निकलेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी भी अलग अलग है। कुछ पौधों में पोलन ग्रेन बनने के आधा घंटा 1 घंटा तक वायबल होते हैं, कुछ में ये कई दिन तक वायबल रहते हैं। ये अलग अलग प्लांट का अलग अलग वो है। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग पौधों में अलग अलग है। अब हम बात करेंगे कार्पल या फीमेल पार्ट। ये तो था फ्लावर का मेल पार्ट। मेल पार्ट है इसका कार्पल। मेल पार्ट थैलेमस के ऊपर ये तो एक सिंपल इसका फीमेल पार्ट हुआ, लेकिन इसके अंदर जो मैगास्पोर बनेंगे वो यहां बनेंगे। पहले इसमें एक प्रोजेक्शन उठेगा, एक प्रोजेक्शन एक निकलेगा, और इसमें फिर आगे एक माइटोसिस और एक मियोसिस। पहले मियोसिस होगा। मियोसिस में ये जो ये जुड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ये स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है। अब इसके अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है
ये डिवीजन करेंगी, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में एक सेल से बनेंगी 4 और माइटोसिस में फिर 2 बनेंगी, तो टोटल इसमें 8 सेल बनेंगे। ये जो 8 सेल बनेंगी, ये 8 सेल इसके अंदर अरेंज हो जाएंगी और ये प्लेसेंटा के साथ ऐसे इसमें 8 सेल कैसे अरेंज होंगी, इसमें 3 सेल तो यहां अरेंज हो जाएंगी और 3 सेल यहां अरेंज हो जाएंगी और 2 सेल यहां अरेंज हो जाएंगी। इस तरह ये 8 सेल अरेंज हो जाएंगे इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगा मेगास्पोर। इसको हम ओव्यूल कहते हैं वास्तव में। इस ओव्यूल में ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है, ये यहां माइक्रोपाइल है जहां इंटेगुमेंट नहीं होता, माइक्रोपाइल। ये इंटेगुमेंट है, यहां पे ये पोलर न्यूक्लियस है, इधर ये बीच में पोलर न्यूक्लियस ये है, ये पोलर न्यूक्लियस है, ये एंटीपोडल है, इनको एंटीपोडल कहते हैं। और ये 3 सेल एग एपरेटस है। एग एपरेटस में ये 3 सेल हैं, इन तीनों को हम कहते हैं एग एपरेटस। इसमें बीच वाली सेल ये तो एग है, ओवन, और ये बराबर वाली सेल है सिनर्जीड। इस तरह से ये ओव्यूल इसके अंदर बन जाता है। ये सिरा माइक्रोपाइल है, इससे एक हम चलेजा कहते हैं। ये चलेजा एंड है और ये सिरा माइक्रोपाइल एंड है। इस तरह इसके 2 एंड होते हैं, एक चलेजल एंड और दूसरा माइक्रोपाइल एंड। इस तरह से ये जो मेगास्पोर मदर सेल है MMC, मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर। अब इसमें आपने देखा कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मेनली ओव्यूल है। अगर हम एक ओव्यूल की डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये ओव्यूल वास्तव में ऐसे होता है। इसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर ये 3 तो एंटीपोडल है। ये जगह माइक्रोपाइल है, ये इसका इंटेगुमेंट है, यहां ये 2 पोलर न्यूक्लियस है, ये ओवरी है, ये थैलेमस है,
ये हिस्सा प्लेसेंटा है, ये हिस्सा चैलेंजा है, ये जो बच गया सारा ये न्यूसेलस है, और यहां ये 3 सेल, ये 2 तो सिनर्जीड कहलाती है, और इन दोनों के बीच में ये एग या ओवम है। ये स्ट्रक्चर, ये सारी हैप्लॉइड सेल हैं। इन हैप्लॉइड सेल में ये सारा का सारा ओवरी के अंदर होता है। ये इसका स्टाइल है, और ये ऊपर यहां स्टिग्मा है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। ये डेवलप होकर मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद ये बना देता है 8 सेल स्ट्रक्चर मेगास्पोर। तो इस कोने को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट मैच्योर हुआ। मैच्योर में इसके मेल और फीमेल दोनों पार्ट बने। मेल में बन गए पोलन ग्रेन, जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। फीमेल में बन गया ओव्यूल, जिसको मेगास्पोर कहते हैं। इस तरह से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का बनना, ये है इसका स्पोरोजेनेसिस। अब इसमें मेल पार्ट में तो बने पोलन ग्रेन, और फीमेल पार्ट में एग बनेगा, उसमें बन गया हमारा ओव्यूल। ये पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा, इनके बनने के बाद जब प्लांट में ये बन जाते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है प्लांट में, ये अगला स्टेप है पोलिनेशन। अब ये पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्लांट, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का गिरना, इसको हम कहेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन दी स्टिग्मा। पोलन ग्रेन कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा पे गिरेंगे। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेंगे तो ये प्रोसेस कहलाती है पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना। पोलिनेशन कई तरह से होता है, लेकिन हम इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, अगर अपने आप उस फूल के पोलन ग्रेन उसी फूल पे गिरे, ऑटोगैमी। दूसरा होता है जिटेनोगैमी, किसी फूल के पोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे फूल पे गिरे। और तीसरा होता है जीनोगैमी। अब आप समझे ये क्या क्या है। ऑटोगैमी का मतलब है इस फूल के पोलन ग्रेन इसी फूल के ऊपर गिरे, सेम फ्लावर पे। अगर उसी पौधे के पोलन ग्रेन, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन, उसी के एंथर में से उसी फूल के स्टिग्मा पे पड़े, तो इसको तो कहते हैं ऑटोगैमी। लेकिन अगर इसी प्लांट के इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़े, पर तो उसी प्लांट पे रहे लेकिन दूसरे फ्लावर पे, ये कंडीशन कहलाती है जिटेनोगैमी। अगर उसी फूल पे पड़े ऑटोगैमी, दूसरे फूल पे पड़ रहे लेकिन पौधा वही है, उसी प्लांट पे है, इसको हम कहते हैं जिटेनोगैमी। और जीनोगैमी में क्या होता है, किसी दूसरे
प्लांट पे गिरते हैं, उस प्लांट पे नहीं गिरते, इसको हम कहते हैं जिटनोगैमी। और जिटनोगैमी को हम क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं। ये वास्तव में क्रॉस पोलिनेशन है। अगर उसी प्लांट पे गिरे तो दो कंडीशन हो सकती हैं, उसी फ्लावर पे हो सकते हैं, दूसरे फ्लावर पे हो सकते हैं। अगर उसी फ्लावर पे गिरे तो ऑटोगैमी, दूसरे फ्लावर पे गिरे तो जिटनोगैमी। फ्लावर वास्तव में दो तरह के होते हैं, एक फ्लावर होते हैं कैस्मोगैमस, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर। फ्लावर दो तरह के हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो फ्लावर कभी नहीं खिलते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो नेवर ओपन, ये फ्लावर कभी भी नहीं खिलते, बंद ही रहते हैं। उसमें बंद में ही पोलिनेशन होता है। अपने मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली में धरती के नीचे पोलिनेशन होता है और सेल्फ पोलिनेशन होता है, ऑटोगैमी होती है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ये फ्लावर कभी भी नहीं खिलते। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, वाइला, ओक्जलिस, कोमेलिना। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी और कैस्मोगैमस भी। कैस्मोगैमस वे फ्लावर है जो खिलते हैं। तो जो क्लिस्टोगैमस है उनमें तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, उनमें तो ऑटोगैमी ही होगी, उनमें दूसरा अल्टरनेटिव बनता ही नहीं, क्योंकि फ्लावर खिलता ही नहीं, तो इसलिए उसमें पोलन गिर कहीं बाहर से नहीं आ सकते। दूसरे फ्लावर जो खिलते हैं उनमें दोनों कंडीशन है, उनमें ऑटोगैमी भी हो सकती है और जिटनोगैमी भी हो सकती है। तो जो कैस्मोगैमस फ्लावर हैं वे ओपन होने वाले फ्लावर हैं और ये फ्लावर क्लोज रहने वाले फ्लावर हैं। तो इस केस में पोलिनेशन ऑटोगैमी ही होगा, दूसरा जिटनोगैमी या जीनोगैमी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो पहली कंडीशन मैंने बताई आपको। अब हम बात करेंगे जीनोगैमी की। जीनोगैमी क्रॉस पोलिनेशन है। जीनोगैमी का मतलब है क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन में उस फ्लावर पे किसी दूसरे फूल के पोलन ग्रेन गिरेंगे, दूसरे प्लांट से आएंगे, वो फ्रॉम दी अनोदर प्लांट, उसी स्पीसीज के अनोदर प्लांट। एक प्लांट यहां खड़ा है, एक प्लांट यहां खड़ा है, इसके किसी फूल के पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे अगर गिरे, ये केस जीनोगैमी है। इसमें आपको क्लियर हो गया कि ये दूसरे प्लांट से गिरेंगे और ये हवा के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है और कुछ एनिमल्स के द्वारा हो सकता है। हवा के द्वारा होना एनिमोफिली, वाटर के द्वारा होना हाइड्रोफिली और एनिमल के द्वारा होना जूफिली कहलाता है। अगर हवा के द्वारा उड़ के गिरे एनिमोफिली, विंड पोलिनेशन, अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है तो हाइड्रोफिली, वाटर पोलिनेशन, और अगर एनिमल के द्वारा होता है तो इसको जूफिली कहते हैं। तीन मेन तरह का पोलिनेशन होता है। सबसे पहला पोलिनेशन है विंड पोलिनेशन। इस पोलिनेशन को हम कल जिक्र करेंगे, आज के लेक्चर में आप इतना ही याद करें, इसी को देखें। आज का इतना ही सफिशिएंट है। ओके, हम ले रहे थे पोलिनेशन।
आज के लेक्चर में भी हम पोलिनेशन को आगे जिक्र करेंगे। पहले हमने लिया था सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगैन। जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके लिए कुछ स्पेशल करैक्टर होने जरूरी हैं। किन पौधों में सेल्फ पोलिनेशन होगा? सबसे पहली कंडीशन है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं तो ही सेल्फ पोलिनेशन होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पॉसिबल नहीं होता कि उसी फूल के पोलर ग्रेन स्टिग्मा में पड़े, क्योंकि उसमें दोनों पार्ट है ही नहीं। जिसमें दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो सबसे पहली कंडीशन है कि फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। फिर दूसरा है मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट एट द सेम टाइम। मेल और फीमेल दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो तभी पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरने का लाभ है। वो रिसेप्टिव होगा तो वह जर्मिनेट करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी कंडीशन है ये। और तीसरी कंडीशन है अगर फ्लावर क्लिस्टोगैमस है। मैंने पहले भी बताया था क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर दोज फ्लावर्स विच रिमेन्स ऑलवेज क्लोज्ड। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एंथर और जो स्टिग्मा है बिल्कुल पास पास होते हैं, उसके अंदर बंद होते हैं। इसके अंदर बंद है, ये फ्लावर ओपन नहीं होते। ये इसका मेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है। तो पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद इस पे गिरेंगे ही गिरेंगे। ये तीन कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है विच सपोर्ट दी ऑटोगैमी। अब आता है जीनोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन। जीनोगैमी में क्रॉस पोलिनेशन है। इसके मैंने पहले भी लेक्चर में लिया था। तीन मेन फैक्टर हैं, बाय विंड या एयर, बाय वाटर और तीसरा है बाय एनिमल। तीन तरह से पोलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन को हम जीनोगैमी कहते हैं। ये पोलिनेशन किसी मीन से होता है, अपने आप नहीं होता। इसके लिए कोई मीडियम चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डिवाइस चाहिए। तो तीन तरह से ये हो सकता है। सबसे पहला है विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विंड एंड सच पोलन ग्रेन आर वेरी लाइट। हल्के पोलन ग्रेन हैं तो हवा से उड़ के स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के पोलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली या विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है दे रीच टू द स्टिग्मा बाय द हेल्प ऑफ विंड। तो ये लाइट होते हैं। स्टिग्मा फेदरी होता है इसमें, ताकि उस पर पोलन ग्रेन गिरे तो वो फेदरी और स्टिकी ज्यादा होता है, ताकि कोई भी पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिरे तो उसमें चिपक जाए, वो वहां से उड़े ना, वो इजीली। अच्छा, और ज्यादातर पोलिनेशन में सिंगल ओव्यूल होता है। सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, और ये मोस्टली इनफ्लोरेसेंस में होते हैं। आपने देखा होगा कॉर्न कोम्ब, इसमें जो टेसल है मक्का में आपने देखा ऊपर वो मेल पार्ट है और नीचे फीमेल पार्ट है, और उसमें बहुत सारे दाने बनते हैं। ये एक इन्फ्लोरेसेंस होता है। उस इन्फ्लोरेसेंस में यही होता है। सभी ग्रास में मोस्टली विंड पोलिनेशन होता है। विंड पोलिनेशन में पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनते हैं। दे फॉर्म लार्ज इन नंबर,
मैनी नंबर, ताकि कोई ना कोई फेवरेबल जगह पड़ जाए। जो पोलन ग्रेन बनते हैं डैमेज भी बहुत होते हैं, लेकिन विंड पोलिनेटेड फ्लावर में ये स्पेशल बात है कि उसमें जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज्यादा बनते हैं, और ये पोलिनेशन सबसे कॉमन है। विंड पोलिनेशन बहुत कॉमन है, एयर से हो जाता है, अपने आप हो जाता है। और ये जो जीनोगैमी है या क्रॉस पोलिनेशन है, मोस्टली यूनिसेक्सुअल में तो क्रॉस होगा ही होगा, ये तो डेफिनेट है। जो जितने यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें तो ये मीन है ही है, उनमें 24 फ्लावर में दोनों पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी ये पोलिनेशन होता है। अगला पोलिनेशन था हमारा विंड के बाद वाटर पोलिनेशन। वाटर पोलिनेशन, ये तो विंड पोलिनेशन की बात हुई। अब हम बात करेंगे वाटर पोलिनेशन। पोलिनेशन ड्यू टू वाटर। वाटर के द्वारा लगभग 30 जीनस में पोलिनेशन होता है। इनमें दोनों तरह के प्लांट हैं। ये ज्यादातर प्लांट मोनोकोट हैं जिनमें वाटर पोलिनेशन होता है। कुछ एक्वाटिक प्लांट के नाम आप जानते हैं, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक ऐसा प्लांट है, और वाटर लिली, जिनमें फूल खिलते हैं, पानी में पौधे उगते हैं, फूल खिलते हैं, लेकिन इनमें जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट इन पे बैठते हैं, और इसमें वाटर के द्वारा पोलिनेशन नहीं होता। इंसेक्ट इन पे एक पे बैठ के दूसरे बैठ जाते हैं, वो हम आगे जिक्र करेंगे। इनमें जो पोलिनेशन है, भले ही एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन इनमें पोलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता। कुछ दूसरे प्लांट है एक्वाटिक प्लांट, हाइड्रिल्ला, वेलिसनेरिया, ये तो एक्वाटिक है फ्रेश वाटर फॉर्म। और जोस्ट्रा एक ऐसा प्लांट है जो मैराइन है। इनमें वाटर से पोलिनेशन होता है। इनमें सभी में वाटर से पोलिनेशन होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन वाटर की सरफेस पे गिर जाते हैं, और वो बहते बहते जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वहां जाके चिपक जाते हैं। कुछ में अंडर द सरफेस, स्टिग्मा अंडर सरफेस होता है, और पोलन ग्रेन पानी में जाते जाते स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है। जो सी ग्रास हैं उनमें भी फीमेल जो पार्ट है वो पानी के नीचे रहता है, और पानी के नीचे रहने की वजह से उसमें ये पोलिनेशन हो जाता है। मेल इसमें पानी की सरफेस के ऊपर रहता है, तो ताकि पोलन ग्रेन ऊपर गिरे। ये पानी है, यहाँ पोलन ग्रेन गिरे, फीमेल यहाँ है, पोलन ग्रेन यहाँ से बहते बहते जब इस पर आएंगे तो चिपक के पोलिनेशन हो जाएगा। तो ये पानी के द्वारा पोलिनेशन है। अलग अलग उसमें अलग अलग कंडीशन है। कुछ पौधों में जो पोलन ग्रेन है वो लंबे लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फीमेल स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जिससे वो पोलिनेशन हो जाता है इस तरह से। लेकिन इनकी एक इंपॉर्टेंट फीचर और है, क्या? ये पानी में गिरेंगे, और पानी में गिरेंगे तो गलेंगे सड़ेंगे नहीं। दे आर रेजिस्टेंट फॉर वाटर, और इन पे म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, दैट इज वाटर रेजिस्टेंट म्यूसिलेज कवरिंग ऑन पोलन ग्रेन, ताकि ये गले सड़े ना। तो ये कंडीशन भी एक्वाटिक प्लांट में होती है, जिनमें वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो, उसमें एडेप्टेशन है ये
कि वो पानी के द्वारा गलेंगे सड़ेंगे, नहीं। तो इनमें ये पोलिनेशन होता है। इसके बाद आता है पोलिनेशन बाई एनिमल्स। एनिमल पोलिनेशन में इसको हम कहते हैं जूफिली। एनिमल के द्वारा जब पोलिनेशन होता है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पोलिनेशन में मदद करते हैं। कौन कौन से एनिमल पोलिनेशन में मदद करते हैं? आपने हनी बी, फ्लाइज, बटरफ्लाई, बीटल, मोथ, बैट, वास्प, इसके अलावा लेम्यूर भी, कुछ रोडेंट्स भी मदद कर सकते हैं, और जिको, फ्लाइंग लिजार्ड, ये ऐसे जानवर हैं जो मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ ये गार्डन लिजार्ड भी, बैट और बर्ड। बर्ड में दो बर्ड मेन है, एक सनबर्ड बहुत हल्की होती है, एक ह्यूमिंग बर्ड। ये दोनों जब किसी बड़े फूल पे बैठती हैं, जैसे अमोर्टोफेलस, ये दुनिया में सबसे बड़ा फूल है, लगभग 6 फुट ऊंचा हो जाता है। तो इस पे जब कोई बर्ड बैठती है, वास्तव में वो नेक्टर चूसते हैं तो कुछ पोलन ग्रेन भी चिपक जाते हैं, और पोलन ग्रेन फिर दूसरे फूल पे छूट जाते हैं। तो ये टेक्निक जिसमें कोई एनिमल पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करे, उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। ये जो पोलिनेशन है, ये डिफरेंट टेक्निक के द्वारा हो जाता है। एनिमल भी ऐसे ही करते हैं, हनी भी या दूसरे कोई भी वो जानवर पोलिनेशन के लिए यही टेक्निक यूज करते हैं। अब इसमें जो युक्का प्लांट है, इसमें पोलिनेशन मोथ के द्वारा होता है। मोथ जब इस पे जाता है तो मोथ इसके लोक्यूल के अंदर, ओवरी में लोक्यूल में अंडे दे देती है, और वे अंडे देने के बाद पोलिनेशन तो करती है, साथ में बेनिफिट भी है। वे अंडे वहां डेवलप होते रहते हैं, जिसमें इसके युक्का का थोड़ा बहुत डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग सीड को भी खाते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। और फिर जब ये सीड बन जाता है तो उसके बाद ये खुलता है, तो वे लार्वे उसके बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट में एडेप्टेशन भी इसी तरह का है कि उसमें ये जो पोलिनेशन है वो इनके बिना नहीं हो सकता, दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के। जो एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर हैं वो सारे ब्राइट कलर के होते हैं, ताकि एनिमल उसको दूर से देख लें। उसमें ब्राइट कलर, एक उनमें स्मेल बहुत बढ़िया होती है, और उनमें न्यूट्रिटिव नेक्टर होता है। हम सभी जानते हैं हनी भी फूलों के नेक्टर से हनी बनाते हैं, जो बहुत ही नूरिशमेंट है, बहुत ही पौष्टिक है। इसमें फ्रक्टोज भी होता है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स में ये पोलिनेशन हो जाता है, और पोलिनेशन के लिए डिफरेंट डिवाइस हैं। हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी कर देते हैं अपनी मर्जी से, आदमी भी पोलिनेशन करता है एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए। नई जब हमें नई स्पीशीज बनानी होती है तो हम इस तरह से पोलिनेशन कर देते हैं कि हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन को डिजायर्ड स्टिग्मा पे डालते हैं, ताकि एक हाइब्रिड वैरायटी बन जाए। वास्तव में क्रॉस पोलिनेशन अच्छा माना जाता है। क्रॉस पोलिनेशन जो है ये एक तरह से
रिकम्बिनेशन ऑफ जीन है। अलग अलग जगह से अलग अलग प्लांट के जीन मिलेंगे तो रिकम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेटर देन दी सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन से ये अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। अगर सेल्फ पोलिनेशन हो तो इसमें एक डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होमोजाइगोसिटी आ जाती है और होमोजाइगोसिटी की वजह से जो प्लांट बनेगा, जो भी सीड बनेगा, वो होमोजाइगस होने की वजह से वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं देता। उसमें डिजीज भी लगती है, प्रोडक्शन भी बढ़िया नहीं होता, क्योंकि उसमें करेक्टर जो पेरेंटल करेक्टर है वही रह जाते हैं और वो होते होते होमोजाइगस बनने की वजह से, उसी करेक्टर होने की वजह से उसमें इवोल्यूशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो स्पीशीज और आउट हो जाती है, ले आउट हो जाती है। तो इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन है जिसमें पौधों में कुछ करेक्टर डेवलप हुए हैं आउट ब्रीडिंग के लिए। पहला है डिफरेंट रिसेप्टिविटी। मेल अलग टाइम पे मैच्योर होता है, फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर होता है। जब मेल के पोलन ग्रेन मैच्योर है तो फीमेल के पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं है, फीमेल की स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, फीमेल रिसेप्टिव नहीं है। ऐसे केस में पोलन ग्रेन उस प्लांट को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, पोलिनेट नहीं कर सकते। ये टेक्निक है डिफरेंट रिसेप्टिविटी। दूसरी सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है उस प्लांट के पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ये तीसरा होता है इनमें डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन। वास्तव में हम ऐसा मानते हैं कि पोलिनिन और स्पोरोपोलिनिन दो अलग अलग तरह की प्रोटीन है जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वे इसमें नहीं बनते, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है तो जर्मिनेशन नहीं होता। बहुत से प्लांट यूनिसेक्सुअल हैं, यूनिसेक्सुअल होने की वजह से उसमें जो पोलिनेशन होगा वो क्रॉस पोलिनेशन ही जरूरी है। दो तरह के फ्लावर भी कुछ पौधों में पाए जाते हैं जिसकी वजह से, जैसे कैस्टर और मेज। कैस्टर और मेज ऐसे प्लांट हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो मेल के पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के ऊपर गिरेंगे तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, तो नजदीक वाले पौधे पे गिर जाते हैं। तो ये सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी भी बहुत सारे पौधों में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ पौधे यूनिसेक्सुअल भी हैं टोटली, जैसे पपाया। पपाया पौधा यूनिसेक्सुअल होता है, ये पौधे यूनिसेक्सुअल नहीं है, इसमें फ्लावर दो तरह के हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। इनमें तो फ्लावर दो तरह के हैं, मेल फीमेल अलग, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। कुकुरबिटा में भी 2 तरह के फ्लावर होते हैं। अच्छा, तो जिसकी वजह से ये हो जाता है। इसके अलावा फिर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन और पिस्टिल में इंटरेक्शन होती है। अगर सुटेबल डिजाइन्ड पोलन ग्रेन ही गिरा तो ही वो जर्मिनेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए हम किसी भी प्लांट को किसी दूसरे प्लांट पे पोलिनेट नहीं करवा सकते। इंटरक्रॉसिंग नहीं होता। आम का पोलिनेशन आम से ही होगा, नींबू से नहीं हो सकता। दिस इज द स्पेशल टेक्निक, दिस इज द स्पेशल मेथड इन विच द सेम type of organism, same type of pollen grain, same species germinate on the stigma of the same species, दूसरी species से germinate नहीं होता। तो इसमें हाइब्रिड जो इंटर जेनरिक हाइब्रिड नहीं बनते इस टेक्निक के द्वारा। तो ये था हमारा पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या हुआ? पोलिनेशन में पोलन ग्रेन गिरे, कहाँ गिरे?
स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी करवाते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आदमी ने इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, मनचाहा रिप्रोडक्शन करवाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप की, जिनमें सबसे पहले हम करते हैं इमैस्कुलेशन। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें से मेल पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव ऑफ एंथर। फ्लावर का जो मेल पार्ट है इसको रिमूव कर दिया हमने, इसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, ताकि उस पर पोलन ग्रेन ना बने, ना उसके ऊपर गिरे। ये टेक्निक कहलाती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन पहला स्टेप है जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए करते हैं। किसी भी प्लांट में अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन करना है तो उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम उस प्लांट में इमैस्कुलेशन कर देते हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। फिर आता है बैगिंग। हम एक पॉलीथीन उस फ्लावर के ऊपर बांध देते हैं। ये फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट को हमने रिमूव कर दिया, यहां से हमने इसको काट दिया, हमने इसके ऊपर एक पॉलीथीन बांध दी। ये टेक्निक कहलाती है बैगिंग। पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट होती है और उसमें को लाइट पास हो जाती है। बहुत पतली पॉलीथीन बांधते हैं ताकि पोलन ग्रेन तो इस पर ना गिरे लेकिन लाइट इसमें जाती रहे। फिर हमने क्या करना है, हम इसके ऊपर यहाँ पोलन को, इसको खोल के पोलन को डाल देते हैं, मनचाहे पोलन, और फिर से बांध देते हैं ताकि पोलिनेशन इन्हीं पोलन ग्रेन से हो। ये टेक्निक कहलाती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमने इसको आर्टिफिशियल टेक्निक से हाइब्रिड बना दिया। ये टेक्निक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मनचाहे प्लांट के बीच हमने पोलिनेशन करवा दिया जिसको हम चाहते हैं, तो इससे हम डिजायर्ड वैरायटी बना देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज में जो नई वैरायटी बनाई जाती है, नए बीज बनाए जाते हैं, वो इसी टेक्निक से बनते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी को लेके हम उनको, वैसे हम फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम बात करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम बताएंगे नई स्पीशीज कैसे बनाते हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन करवाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर हम उसको रिलीज करते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी टेक्निक है जिसमें हम दूसरे पोलन ग्रेन, मनचाहे पोलन ग्रेन से पोलिनेशन करवाते हैं। जो उस प्लांट के पेरेंटल पोलन ग्रेन है उनसे पोलिनेशन हम नहीं कराते। ये टेक्निक भी इसमें काम आती है। ये तो था हमारा इसका। अब आता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद टेक्निक आती है फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन फ्लावर में ये अब हम खाली यहां पे पोलन ग्रेन गिरे और यहां पे ये ओव्यूल है। ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन जब यहां गिरे स्टिग्मा पे, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। द फॉलिंग डाउन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन कहां गिरते हैं? ऑन द स्टिग्मा। व्हेन दिस पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, देन इफ दे आर सुटेबल, वी थिंक दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो दीज पोलन ग्रेन स्टार्ट जर्मिनेटिंग। और जर्मिनेटिंग में पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है। ये पोलन ग्रेन था जो जर्म फोड़ था, वहां से इसमें ट्यूब निकलेगी और इस तरह से इनमें सब में ट्यूब निकलेगी और वो ट्यूब यहाँ से स्टाइल में को होती हुई बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ते बढ़ते वो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पे पहुंचेगी। दिस पोलन ट्यूब रीच दी जनरली एट दी माइक्रोपाइल एंड। आपको ध्यान होगा पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस थे, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, द जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस एंड इट फॉर्म टू जर्म सेल। दो जर्म सेल बनाता है।
and these germ cell will enter through the micropyle in the ovule and this process is known as fertilization. तो जो पोलन ट्यूब है वो एक ही पोलन ट्यूब पहुंचेगी, यहां तक दूसरी पोलन ट्यूब नहीं पहुंचती। अगर दूसरी पोलन ट्यूब पहुंचेगी इसके मिलने के बाद ये हार्ड हो जाता है ओव्यूल, ताकि दूसरी पोलन ट्यूब इसमें एंटर ना कर सके। इट प्रिवेंट पॉलीफर्टिलाइजेशन, ताकि कहीं से फर्टिलाइजेशन ना हो, इसको रोकने के लिए एक इसमें डिवाइस है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही आप कर लें। ओके। आज की वीडियो में हम लेंगे प्लांट में रिप्रोडक्शन में पोस्ट पोलिनेशन इवेंट या फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन के बाद अगला इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन इज बेटर देन द सेल्फ पोलिनेशन। जो जीनोगैमी है वो अच्छा माना जाता है। जीनोगैमी इज बेटर देन ऑटोगैमी। ऑटोगैमी से जीनोगैमी अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में हाइब्रिड सीड बन सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। रिकम्बिनेशन ऑफ जीन हो जाएगा। दो प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट हैं, तो उनके जीन में कुछ डिफरेंट हो सकता है। ड्यू टू दिस डिफरेंस देयर मे बी रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन, और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो सीड बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो रिकम्बिनेंट होगा। रिकम्बिनेंट होगा तो इसलिए बीज अच्छे बनेंगे। इसमें अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और जब हाइब्रिड बनता है, अलग अलग क्रॉस से बनता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उसको हम कहते हैं हीट्रोसिस या हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड सीड अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। तो इसलिए जो क्रॉस पोलिनेशन है वो अच्छा माना जाता है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए कुछ अडेप्टेशन है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। प्लांट्स में आउट ब्रीडिंग के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है? बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनमें जीनोगैमी ही होगा, आउट ब्रीडिंग ही होगी। क्यों होगी? इसके कारण है। सबसे पहला है नॉट सिंक्रोनाइज्ड एट सेम टाइम। मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइप पे मैच्योर नहीं होते। अगर मान लो पोलन ग्रेन बने हैं तो ओव्यूल रिसेप्टिव नहीं होता, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से वो पोलिनेशन नहीं हो सकता। अगर उस पर पोलन ग्रेन गिर भी जाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं करते क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। तो सबसे पहला तो है नॉन सिंक्रोनाइज या टाइम ऑफ मैच्योरेशन डिफरेंट। एक मैच्योर है, दूसरा मैच्योर नहीं है। टाइम ऑफ मैच्योरेशन इज डिफरेंट। दूसरा हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है। किसी प्लांट में फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वो फ्लावर उसके पोलन उस पर नहीं गिर सकते। तो ये भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। तीसरा हो सकता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है अगर पोलन ग्रेन गिर भी जाते हैं तो जर्मिनेट नहीं करते। कुछ प्लांट में ऐसा एडेप्टेशन है कि अगर उस प्लांट के पोलन ग्रेन उस पर गिर भी जाते हैं, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है, तो दे डू नॉट जर्मिनेट, तो वे जर्मिनेट नहीं करते। उनमें आपस में उस प्लांट के उस फ्लावर के जर्मिनेट नहीं करेंगे, दूसरे के जर्मिनेट करेंगे। तो ये एक तीसरा एडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसकी तरह से ऑटोगेमी नहीं होती। तो ये मेन कारण है कि ये जिसकी वजह से ये कुछ पौधों में ऐसी डिवाइस है कि वो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। अब बात आती है पोलिनेशन हो गया, चाहे वो सेल्फ हो चाहे क्रॉस हो, किसी भी तरह का पोलिनेशन हो। तो पोलिनेशन के बाद फिर आता है पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। पोस्ट पोलिनेशन अर्थात इस पोस्ट पोलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। जब पोलिनेशन हो गया उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पोलन और पिस्टिल में इंटरेक्शन होती है। अगर वो कंफर्टेबल पोलन ग्रेन है, जर्मिनेट कर सकता है, तो वो जर्मिनेट करेगा, देन दैट पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट, तो वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करेगा, कैसे जर्मिनेट करेगा, वो जर्मिनेट करेगा उसके ऊपर जाके वहां, और उससे पोलन ट्यूब निकलेगी पोलन ग्रेन से। ये जो पोलन ट्यूब निकलती है, पोलन ग्रेन यहां गिरा और यहां से पोलन ट्यूब निकलेगी, और वो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके यहाँ पे ओव्यूल था, तो ये यहां से जर्मिनेट करेगी। जर्मिनेट करते करते ये माइक्रोपाइल तक ओव्यूल के पहुंचेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन में दो सेल होती हैं, एक सेल वेजिटेटिव और एक दूसरी सेल जनरेटिव। ज्यादातर पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज पे ही पोलिनेट होते हैं। जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो ये जर्मिनेट करेगा, एंड जर्मिनेटिव सेल अगेन डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू 2 सेल। ये जर्मिनेट सेल, ये जनरेटिव सेल है, इसकी 2 सेल बन जाएंगी। और यहां से पोलन ट्यूब में, जब ये पोलन ट्यूब यहां को चलेगी तो ये दोनों मेल गैमेट यहां पहुंचेंगे माइक्रोपाइल पे। दीज बोथ गैमेट विल रीच एट द माइक्रोपाइल विद द हेल्प ऑफ, ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर से दोनों मेल गैमेट कहां पहुंचेंगे, माइक्रोपाइल पे, इनसाइड द ओव्यूल पे। यहां आपको ध्यान होगा माइक्रोपाइल में, अगर हम इसकी बात करें ओव्यूल की, तो ये जगह इसकी माइक्रोपाइल है। और इसमें बीच में तो एग है, और ये इधर दोनों सिनर्जीड है। तो दिस मेल गैमेट, ये बीच में पोलर न्यूक्लियस थे, और यहां ये 3 एंटीपोडल थी। इनको मैंने नाम दिया था एंटीपोडल का। ये था पोलर न्यूक्लियस, और ये एग थी, एग और ये 2 सिनर्जीड थी। तो ये 8 सेल स्टेज थी। अब होगा क्या, सिनर्जीड में एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है गाइड करता है यहां से मेल गैमेट की एंट्री को। मेल गैमेट एंटर इनसाइड द ओव्यूल थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ द सिनर्जीड।
सिनर्जीड का जो फिलीफोर्म एपरेटस है वो एंट्री के लिए गाइड करता है मेल गैमेट को। इस तरह से मेल गैमेट कहाँ एंटर करेंगे? इनसाइड दी ओव्यूल। मेल गैमेट का ओव्यूल में एंटर करना ही फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करेगा। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हम आर्टिफिशियली भी हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, और वो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है वो टेक्निक पहले हम करते हैं इमैस्कुलेशन, और फिर करते हैं हम बैगिंग, और उसके बाद फिर हम करते हैं पोलिनेशन, और पोलिनेशन के तुरंत बाद फिर हम बैगिंग कर देते हैं। तो ये स्टेप है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। इनका जिक्र हमने पहले लेक्चर में कर लिया था। अब हमारे पास ये है ये पोलिनेशन आ गया, और पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट एंटर करके कहाँ? इनसाइड दी ओव्यूल। अब यहां एंटर करने के बाद प्लांट में एक मेल गैमेट माइक्रोपाइल एंड पे एग के साथ मिल जाएगा, ये तो बना देगा जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगमी। ये प्रोसेस है सिंगमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिंगमी को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द egg at the micropyle end, and the another male gamete will reach the polar nucleus, और ये बना देगा ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। और ये जो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस है ये वास्तव में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, PEN। ये 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 तो ऑलरेडी थे, एक ये आ गया, तो ये ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस हो गया। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लोइड होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट एंटर करेंगे, एक मेल गैमेट एंटर करेगा एग से मिलने को, एक मेल गैमेट मिलेगा पोलर न्यूक्लियस से मिलकर बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पैन कहते हैं। पैन का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तीनों न्यूक्लियस अभी मिले नहीं, लेकिन तीनों एक ही जगह आ गए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में ये न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे और ये एक सेल बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इधर बन जाएगा जाइगोट। इसका मतलब अब ये 2 मेल गैमेट मिले, इस 2 मेल गैमेट के मिलने को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म of fusion of 2 male gamete, one with the egg, other with the polar nucleus, is known as double fertilization। एक तो polar nucleus से मिलेगा, दूसरा मिलेगा किससे? एग से। तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 मेल गैमेट जाते हैं, दोनों अलग अलग मिलते हैं। ये कंडीशन, एक से बनेगा जाइगोट और दूसरे से बनेगा एंडोस्पर्म। तो ये तो हुआ हमारा फर्टिलाइजेशन। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होता है, ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल बन गई, ये हो गया हमारा जाइगोट। इस जाइगोट में डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन में दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके बाद फिर आगे ये ऊपर सेल बन जाएगी, बीच में इसके सस्पेंसर सेल डिवीजन से बन जाएगा, और निचले हिस्से में ये ऐसे ये बन जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप का ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये बन जाता है सस्पेंसर। इस तरह से इसमें ये डिवीजन होता है। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये आगे जाके इसमें अंदर की ओर ऐसे, इसको कहते हैं हार्ट शेप ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसमें ऐसे ये सेल हो जाते हैं, सस्पेंसर ऐसे रहता है, और ये ऊपर यहां से जुड़ा रहता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये स्थिति आ जाती है। आगे जाके फिर इसमें फिर डेवलप होता है, और ये यहां से सस्पेंसर के द्वारा जुड़ा रहता है, और सस्पेंसर थोड़ा छोटा हो जाता है, इसका साइज बढ़ता चला जाता है। इसका जो साइज है ये बड़ा हो जाता है, और बड़े हो गए ये स्थिति बन जाती है इसकी। ये सेल, ये हिस्सा रेडिकल बन जाता है, और इस रेडिकल के नीचे ये दोनों कोटिलीडन बन जाते हैं। ये स्थिति डाइकोट में बनती है, कोटिलीडन। अगर डाइकोट है तो ये कोटिलीडन बन जाएंगे, और कोटिलीडन के साथ ये हिस्सा बन जाता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनती है, और इस तरह से ये मैच्योर हो जाता है। सस्पेंसर ये रहता है, और ये उसके ओव्यूल के अंदर पैक हो जाता है, ओव्यूल का बन जाता है सीड। ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस बन गई, और ये जो इसकी वाल थी, ये वाल बन जाती है सीड कोट, जो इंटेगुमेंट था। सीड कोट भी दो होती हैं, आउटर को हम टेस्टा कहते हैं, और इनर को हम टैगमेंट कहते हैं। इस तरह से ये इसका डेवलपमेंट हो जाता है। और अब जब ये फुल डेवलप होता है, तो इसमें इस डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो में ऐसे दो कोटिलीडन, और इन कोटिलीडन के बाद इसमें क्योंकि यहाँ ये इसका एम्ब्रियोनिक पार्ट ऐसे ये इसका डेवलपमेंट हो जाता है। इस हिस्से को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, क्योंकि कोटिलीडन के ऊपर रहता है ये हाइपोकोटाइल, और ये हिस्सा हो जाता है प्लूम्यूल, और ये दो बन जाते हैं कोटिलीडन। इस तरह डाइकोट में डेवलपमेंट होता है, और यहाँ ये रह जाता है रूट टिप, जिसको रेडिकल बनाता है रूट टिप। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ जाती है किसकी, एम्ब्रियो की, डेवलप मैच्योर एम्ब्रियो की। अब हम बात करें अगर मोनोकोट है, तो मोनोकोट में स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। अब मोनोकोट में क्या होता है
कि मोनोकोट में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, उस एम्ब्रियो में ये ऊपर वाला हिस्सा तो बन जाता है स्कूटैलम। स्कूटैलम में ये हिस्सा, और इसमें एंडोस्पर्म में थोड़ा सा फूड स्टोरेज हो जाता है, और इस तरह से इसकी एक्सिस बन जाती है, और फिर ये यहाँ नीचे जाके इसमें यहाँ कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, और ये बन जाता है यहाँ ये हिस्सा, और इसका हो जाता है एंडोस्पर्म। ये हिस्सा तो है इसका एंडोस्पर्म, और ये नीचे वाला हिस्सा इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे ऊपर तो ये कोलियोप्टाइल, इसके नीचे ये सूटोपेक्स जिसको प्लूम्यूल भी कह देते हैं, इसके नीचे ये जो यहाँ डेवलप है इसको हम कहते हैं एपिब्लास्ट। ये हिस्सा यहाँ रेडिकल, रेडिकल के ऊपर ये रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर ये कोलियोराइजा। कोलियोराइजा हम मेज सीड की स्टडी करेंगे तो उसमें इस तरह से डेवलपमेंट होता है। ये तो इस साइड एम्ब्रियोनल और ऊपर वाली साइड में एंडोस्पर्म, इसका डेवलपमेंट होता है। इसका डायग्राम आप बुक से देखें और डायग्राम की प्रैक्टिस करें तो इस तरह से इसमें रेडिकल और प्लूम्यूल बन जाते हैं। मोनोकोट में अलग डेवलपमेंट है, डाइकोट में अलग डेवलपमेंट है। मोनोकोट में जो सीड बनता है, ये जो एम्ब्रियो बनता है मोनोकोट में, तो मोनोकोट में एम्ब्रियो में इन मोनोकोट में बनते हैं एंडोस्पर्म और स्कूटैलम, और डाइकोट में बनता है दो कोटिलीडन। दोनों में ये फर्क है। डाइकोट के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्म नहीं रहता। मोनोकोट में एंडोस्पर्म सर्वाइव करता है, एंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है, जर्मिनेशन के टाइम वो कंज्यूम होता है। इस तरह से मोनोकोट और डाइकोट दोनों फर्क है। ज्यादातर मोनोकोट में जो सीड में स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसलिए इस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। ये सीड है एंडोस्पर्मिक, इनमें प्रोटीन एल्बुमिन के रूप में होती है। इनको हम कोटिलीडन सीड कहते हैं, या नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकोट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ये तो इनका सीड फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से ओवरी के अंदर सीड बन जाते हैं। जो इसमें ये जो ओवरी थी, इसके अंदर ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ओव्यूल का क्या बन गया? सीड, और इसके अंदर बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में कोटिलीडन या जो कुछ भी बनना है, या स्कूटैलम, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सीड, मोनोकोट है कि डाइकोट है, इस तरह डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रियो बन गया। अभी एम्ब्रियो के अंदर इसमें फूड स्टोर हो गया थोड़ा सा। ये तो है इसका डेवलपमेंट मोनोकोट का या डाइकोट का। अब ये जो ओवरी बची, ये ओवरी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, एंड दिस ओवरी ग्रोज एंड फाइनली दिस ओवरी फॉर्म्स फ्रूट। अब ओवरी का बनेगा, डेवलपमेंट हो गए फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद मोस्ट ऑफ द फूड ऑफ द प्लांट इज डाइवर्टेड टू द फ्लावर। इस साइड में फर्टिलाइज फ्लावर की तरफ फूल आना शुरू हो जाता है, फूड मटेरियल आना शुरू हो जाता है, और इसमें स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद ये ओवरी बड़ी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से इसका साइज बढ़ जाता है, और ये साइज डिपेंड करता है उसके जीन के ऊपर। किसी प्लांट में बहुत बड़ा साइज हो जाता है, आपने देखा होगा कि तरबूज, वाटरमेलन या लौकी या ऐसे फ्लावर जिनमें बहुत बड़ा साइज फ्रूट का होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी जीन। वो जीन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना बड़ा होगा। तो इस तरह से ये
फ्रूट बन जाता है और फ्रूट के अंदर सीड बंद हो जाते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है प्लांट में कि किस तरह से सीड बने। उसमें हर प्लांट में यही होता है कि ओवरी से तो फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल से बन जाते हैं सीड। और एक और बात है कि नंबर ऑफ सीड इज ऑलवेज इक्वल टू ओव्यूल। किसी प्लांट में जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड बनेंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सीड फॉर्म इन द प्लांट। इस तरह से प्लांट में सीड और ओव्यूल बराबर बन जाते हैं। ये प्रोसेस होती है। अब इस तरह से दो तरह के सीड बनते हैं, एक एल्ब्यूमिनस और दूसरे एक्स एल्ब्यूमिनस। और ये सीड फ्रूट के अंदर बंद हो जाते हैं, ओवरी के अंदर बंद हो जाते हैं। इसमें सेपल, पेटल, स्टिग्मा स्टाइल नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। स्टिग्मा स्टाइल फॉल्स डाउन। लेकिन कुछ पौधों में आपने देखा होगा, बैंगन में ब्रिंजल, उसमें क्या होता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बैंगन में ये जो हिस्सा है ये सेपल है और ये परसिस्टेंट रह जाती है, गिरती नहीं बल्कि फ्रूट के साथ ही चिपक जाती है। नहीं तो ज्यादातर पौधों में ये सब सेपल, पेटल और ये स्टिग्मा स्टाइल नीचे गिर जाते हैं, केवल ओवरी और ओव्यूल उसके अंदर रह जाते हैं। और ये एक नीचे जिस पे अटैच है ये थैलेमस, ये रह जाता है और ये इसका स्टॉक है। इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है। अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग कंडीशन है। इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है। ये हमारा टॉपिक था। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। अभी आप इतना ही देखें, अगला लेक्चर में हम इस चैप्टर को निकाल देंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर बचता है तो इसको हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें। ओके, आज के वीडियो में हम सीड और फ्रूट और इनका फॉर्मेशन, टाइप्स और आगे इनके बारे में डिस्कस लेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले सीड की। जैसा कि आप जानते हैं सीड है डेवलप्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल डेवलप हो जाता है तो वो क्या बनाता है, वो सीड बनाता है। सीड एक डेवलप ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप होता है वो ये ओव्यूल से डेवलप होता है, वो ही सीड है। सीड का पहले भी मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में। सीड दो तरह के हो सकते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। हम इनको नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, नॉन एल्ब्यूमिनस है। नॉन एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म एब्सेंट है। इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, वो सीड होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। जैसे कि डाइकोट सीड होते हैं मेनली। इसका एग्जांपल आ जाएगा की और ग्राउंडनट। इनमें एल्ब्यूमिन नहीं होता, इसलिए इनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे, जिन सीड में एल्ब्यूमिन नहीं होता। ये आप एक स्ट्रक्चर देखिए डाइकोट सीड की। इसमें ये कोटिलीडन है दो, एक ये और एक ये दोनों तो इसके कोटिलीडन है। इसके ऊपर ये सीड कोट है। अगर इस सीड को हम ऐसे बीच से खोल के देखें तो हमें दो कोटिलीडन दिख जाएंगे। जिन सीड के कोटिलीडन बन जाते हैं वो सीड जनरली नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, वो डाइकोट सीड होते हैं। इसकी दो कवरिंग है। आउटर कवरिंग को हम टेस्टा बोलते हैं और इनर कवरिंग को हम टैगमन बोलते हैं। इनर कवरिंग पतली होती है, बाहर की कवरिंग मोटी होती है। अगर हम इस सीड को भी देखें तो इसमें हमें एक छोटा सा बड़ा पतला सा एक छेद दिखेगा। ये माइक्रोस्कोप से दिखता, वैसे नहीं दिखता। ये माइक्रोफाइल से बना है। इस छेद को ये यहाँ से अटैच रहता है। ये हाइलम है वास्तव में, जहाँ से सीड अटैच रहता है। इसमें को पानी सीड में जब जर्मिनेट करता है तो इसमें को पानी सीड के अंदर जाता है। ये डाइकोट सीड की, ये इसका बीच में एम्ब्रियो है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है एक डाइकोट सीड की।
तो डाइकोट की स्ट्रक्चर आपने देखी, इसमें दो कोटिलेडन होते हैं, एक माइक्रोपाइल होता है, टेस्टाटैगमन सीड कोट होती है, और उसके अंदर फूड स्टोर होता है जनरली प्रोटीन के रूप में। तो डाइकोट सीड में जो फूड स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसमें पी और ग्राउंडनट ये दो इसके बड़े क्लियर एग्जांपल हैं। ये दोनों ही सीड नॉन एल्बुमिनस है। इसके बाद आते हैं एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जिनमें एल्बुमिन होता है, प्राय ये मोनोकोट सीड होते हैं, जिनमें एल्बुमिन के रूप में वो होता है, प्राय इनमें एंडोस्पर्म भी होता है। वीट, बार्ले, सनफ्लावर और कैस्टर, ये इसके एग्जाम्पल हैं एल्बुमिनस सीड के। इनमें एल्बुमिन होता है। आप अगर इस सीड को देखें तो इसमें आपको एंडोस्पर्म भी दिख जाएगा और उसमें एल्बुमिन स्टोर रहेगा, एल्बुमिन के रूप में स्टोर होगा। इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एल्बुमिनस सीड में जनरली एंडोस्पर्म होता है। तो इस तरह से दो तरह के सीड हैं, एक एंडोस्पर्मिक और दूसरे नॉन एंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। तो दो तरह के सीड हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें एल्बुमिनस सीड की, तो एल्बुमिनस सीड में हमें एल्बुमिन दिख जाएगा, एल्बुमिन की लेयर होती है। ये दो सीड की और स्ट्रक्चर दिखा दिया है। ये डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर अगर हम देखें डेवलप होते हुए तो ये हमें कोटिलीडन दिखेंगे, दो कोटिलीडन है, किधर है किधर है, इसके बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है। हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल होता है, ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल होता है। इसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म, ये वेस्टिजियल एंडोस्पर्म है, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म कंज्यूम हुए बिना रह जाता है। कोटिलीडन है, नीचे हाइपोकोटाइल है, और इसमें भी इसी तरह से सीड कोट है, जो बाहर की कवरिंग है वो टेस्टा और टैगमन होती है। इसको हम इधर देखें तो रूट वाला पार्ट रेडिकल से रूट टिप बनेगी, वो वाला हिस्सा जर्मिनेट करके, और हाइपोकोटाइल और शूट वाला भी एपिकल मेरिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। ये भी एक डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर है, जिसमें कोटिलीडन होता है, वो सीड डाइकोट होते हैं। अगला ये सीड की एक मोनोकोट की, ये डाइकोट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अंदर से ये इन्वर्टेड दिखाई हुई है। आप इसको भी देखें, इसमें कोटिलीडन आपको दिखेगा, ये कोटिलीडन डेवलपिंग कोटिलीडन है, ये सीड कोट है, इसके ऊपर जो कवरिंग है टेस्टाटैगमन। कोटिलीडन के निचले वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है। हाइपोकोटाइल के साथ रूट एक्सिस है इसके नीचे, जिससे रूट बनेगी, वो उसकी एक्सिस है। जर्मिनेट करने के बाद, डेवलप के बाद ये रूट बनाएगी। एंडोस्पर्म वेस्टिजियल रह सकता है, और शूट एपिकल मेरिस्टम इसके ऊपर होता है। तो रूट और शूट वाला हिस्सा ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये भी एक सीड की स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप इनको बुक में से भी आप देख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप करें। अब मैं बात करूंगा पहले मेल सीड की। जो मेल सीड है, बड़ा कॉमन सीड है, वो मोनोकोट सीड है। ये तो डाइकोट थे, अब हम मोनोकोट सीड की बात करें। मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड में मेल सीड बड़ा कॉमन एग्जांपल है। ये टिपिकल एग्जांपल हम मेल सीड लेते हैं, इसमें काफी पार्ट हमें दिख जाते हैं। अगर हम मेल सीड में देखें तो मेल सीड में सबसे ऊपर की ओर, सबसे बाहर की ओर ये पेरिस्पर्म है। ये मेल सीड में ये जो लेयर है, जो कवरिंग है, ये सीड कोट और फ्रूट को दोनों इकट्ठी होती है, इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ये लेयर मेल सीड में जो सबसे बाहर है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। इसके नीचे एक प्रोटीन की लेयर होती है, वो प्रोटीन की लेयर को हम एल्बुमिन लेयर कहते हैं। वो लेयर सारे में नहीं होती, वो एम्ब्रियो के ऊपर तक होती है ऐसे। ये लेयर ये है एल्बुमिन लेयर। इसके अंदर ये भरा हुआ ये एंडोस्पर्म है, जिसमें मेनली स्टार्च होता है। एंडोस्पर्म मेनली स्टार्च होता है इनमें। ये प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और ये स्टार्च होता है एंडोस्पर्म में। इसके नीचे ये सारा हिस्सा स्क्रूटेलम है। स्क्रूटेलम में भी दो पार्ट होते हैं, एक रूट वाला, एक स्टेम वाला।
अगर हम इसमें बात करें तो ये ऊपर की ओर और इधर बात करेंगे नीचे की ओर, ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला हिस्सा ये कोलियोप्टाइल और ये होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल की कवरिंग होती है, प्लूम्यूल ढका हुआ होता है कोलियोप्टाइल से। नीचे की ओर रेडिकल होता है और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है कोलियोराइजा। ये हिस्सा इसका रेडिकल है और ये है कोलियोराइजा। ये इसकी मेज शील्ड की स्ट्रक्चर है। मेज शील्ड एक एंडोस्पर्मिक शील्ड होता है क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म में बहुत ज्यादा फूड स्टोर होता है। ये तो थी हमारी शील्ड की स्ट्रक्चर। डिफरेंट शील्ड की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करेंगे जो सीड है, सीड का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे सीड बना। ओव्यूल ने डेवलपमेंट के बाद सीड बना लिया। दो तरह के सीड बनते हैं, एक सीड एंडोस्पर्मिक, एक सीड नॉन एंडोस्पर्मिक। कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बीट, इनमें थोड़ा सा न्यूसेलस रह जाता है, पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता। इस न्यूसेलस को जो रह जाता है उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। अगर हम इसके सीड को अंदर से देखें तो इसमें हमें पेरिस्पर्म दिखेगा और पेरिस्पर्म कुछ नहीं है, वास्तव में ये लेफ्ट आउट न्यूसेलस है। इसके अलावा जब सीड बनता है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है बहुत ज्यादा घट जाता है। द मॉइस्चर कंटेंट इन द सीड 10 to 15% रह जाता है केवल, और सीड वेस्टियल हो जाता है, जर्मिनेट नहीं करता। इसको कहते हैं डोरमेंट सीड। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तब ये जर्मिनेट करता है। तो ये सीड डोरमेंट होता है। इस पीरियड को कहते हैं सीड डोरमेंसी। इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इज नोन एज सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के और भी कारण हो सकते हैं। अनडेवलप्ड सीड हो सकता है, एम्ब्रियो डेवलप ना हो, फ्रूट कम में मटेरियल कम हो, फूड मटेरियल, या सीड में कंडीशन फेवरेबल ना हो, टेम्परेचर फेवरेबल ना हो। तो इस तरह से ये सीड डोरमेंसी हो जाती है। ओवरी की जो वाल है रिप्रोडक्शन के बाद ओवरी की वाल बना देती है पेरिकार्प। अब हम बात करेंगे सीड की डोरमेंसी। सीड कितने दिन तक डोरमेंट रह सकते हैं? अगर सबसे लंबा टाइम देखें तो ल्यूपाइन सीड है, इसका नाम है ल्यूपिनस। ये आर्कटिकस, ये आर्कटिक एरिया से, आर्कटिक जोन से मिला था। और ऐसा मानते हैं कि ये भी लगभग 10,000 साल तक डोरमेंट रह सकता है। अगर इसको 10,000 साल बाद भी बोए तो ये जम जाता है। इसका मतलब ये सीड बहुत लंबे समय तक डोरमेंट रह सकता है। जब कंडीशन फेवरेबल मिलेगी 10,000 साल, ये सबसे लंबा इसका डोरमेंट पीरियड माना जाता है। डेट पाम का भी डोरमेंट पीरियड बहुत बड़ा है। ये इसको हम फ्योनिक्स डैक्टिलिफेरा कहते हैं। ये 2000 साल तक इसका डोरमेंट पीरियड देखा गया है कि 2000 साल तक ये वास्तव में ये किंग हेराल्ड के महल के पास, किंग एडवर्ड सी के देखा गया कि ये 2000 साल का डोरमेंट पीरियड है। 2000 साल के बाद भी जर्मिनेट कर सकते। डोरमेंट पीरियड हर एक बीज का अलग अलग होता है। इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ सीड की। किसी पौधे में, किसी फल में कितने सीड बनते हैं? द नंबर ऑफ सीड्स इज आल्सो वेरिएबल। सीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओव्यूल। कितने ओव्यूल किसी सीड, किसी ओवरी के अंदर से उतने सीड बनेंगे। कुछ में सिंगल सीड बनता है, कुछ में बहुत सारे सीड बनते हैं।
आपने देखा होगा कि ज्यादातर ऑर्किड्स में बहुत ज्यादा सीड होते हैं। इसके अलावा आपने कुकुम्बर में देखा, वाटरमेलन में देखा और पपाया में भी बहुत सारे सीड होते हैं। ये सीड उतने ही होंगे जितने फ्लावर के अंदर ओव्यूल होंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सीड। जितने सीड फर्टिलाइज हो जाएंगे उतने वो बन जाएंगे। इसके अलावा अब बात आती है फ्रूट की। ओवरी के डेवलपमेंट के बाद ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, और जो ओवरी की वाल है वो बन जाती है पेरिकार्प। अगर ये वाल डिफरेंशिएट हो जाती है तो इसकी 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। These are the 3 fruit valves which are different in different fruit में also भी of different type। अगर हम फ्रूट के टाइप की बात करें तो फ्रूट हो सकते हैं फ्लैशी फ्रूट, जिसमें हमारा कॉमन गुआवा, बनाना भी फ्लैशी फ्रूट में आता है, ऑरेंज भी फ्लैशी फ्रूट में आता है। तो ये फ्रूट ऐसे फ्रूट हैं जिनको हम फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। मैंगो बड़ा कॉमन बहुत बढ़िया फ्रूट है और ये किंग ऑफ द फ्रूट भी कहा जाता है। मैंगो भी एक फ्लैशी फ्रूट है। कुछ फ्रूट ड्राई होते हैं जिनके अंदर जूस और फ्लैश नहीं होता, जैसे कि ग्राउंड नट है, केसव है, केसव नट भी इसी कैटेगरी में आएगा, या इस तरह के मस्टर्ड है, उसमें कोई जूस नहीं होता, कोई उसके अंदर फ्लैश नहीं होता। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं ड्राई फ्रूट। 2 कैटेगरी में बांटते हैं फ्रूट को, फ्लैशी और ड्राई। अब बात आती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कुछ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना हमेशा विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, जिसमें बीज नहीं होते। बनाना आर्टिफिशियली भी हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। उसमें कुछ प्लांट हार्मोन की स्प्रे कर दें तो बिना बीज वाले फ्रूट बन जाते हैं। आजकल वाटरमेलन या पपाया बिना बीज के बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेइंग ऑफ प्लांट हार्मोन। कुछ प्लांट हार्मोन के उस पर स्प्रे कर देते हैं, कुछ केमिकल्स की, जिससे वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना देते हैं। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट अच्छे माने जाते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट काफी बढ़िया माने जाते हैं क्योंकि इनमें बीज नहीं होते। कुछ फल में बीज की वजह से हमें अच्छे नहीं लगते। इसके बाद आता है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। हम फॉल्स फ्रूट को सूडोकार्प कहते हैं और ट्रू फ्रूट को हम यूकार्प कहते हैं। जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, और जो फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं होते उनको हम कहते हैं सूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का बड़ा कॉमन एग्जांपल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये 2 फ्रूट फॉल्स फ्रूट हैं जो बड़े कॉमन फ्रूट है। आपने देखे होंगे एप्पल बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू फ्रूट। ये किस पार्ट से बनता है? ये फ्रूट बनता है थैलेमस से। ये दोनों थैलेमस के डेवलप होने से बनते हैं, इसलिए हम इनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मैंगो एक टिपिकल फ्रूट है जिसमें हमें सारे पार्ट दिख जाते हैं। ये वास्तव में मैंगो एक ट्रू फ्रूट है। तो इस तरह से हमें ये
कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे जिनमें बहुत सारे सीड होते हैं, कोरोबंके, और स्ट्रिगा, ये मैनी सीड्स होते हैं इनके अंदर भी। अब हम बात करें कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर वास्तव में इसका एंडोस्पर्म है, जो लिक्विड फॉर्म में है, जो यूज किया जाता है, जो रह गया उसके बाहर का जो वाइट लेयर है, वो वाइट कर्नेल, वो इसका पेरिस्पर्म है। तो इस तरह से कोकोनट में ये फ्रूट की बात आई। अब हम बात करेंगे एक टिपिकल फ्रूट की स्ट्रक्चर। आपने मैंगो का फ्रूट देखा है, अगर आप मैंगो की स्ट्रक्चर देखें मैंगो में सबसे बाहर जो छिलका है उसको हम कहते हैं एपिकार्प। इसके बाद ये जो फ्लैश है जिसको हम खाते हैं मेनली, ये पार्ट है मीजोकार्प। अंदर जो गुठली होती है ये होता है इसका सीड, और गुठली के ऊपर जो कवरिंग होती है ये होती है उसकी एंडोकार्प, और ये एक फ्लैशी फ्रूट है। ये मैंगो फ्रूट की स्ट्रक्चर आई। अब हम बात करें एप्पल की। एप्पल भी आपने देखा होगा। एप्पल में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एप्पल में अगर हम एप्पल का सेक्शन काट के देखें तो एप्पल में हमें इस तरह से यहाँ सेंटर में ये सीड दिखेंगे, और ये चैम्बर सामने सेंटर में दिखाई देता है, और ये यहाँ से भी ऐसे ये ऊपर गया हुआ होता है। इसमें जो एप्पल में है, एप्पल में वास्तव में ये हिस्सा इसका थैलेमस है, ये इसके अंदर सीड होते हैं, और इसमें जो ये खाया जाने वाला पार्ट है ये थैलेमस ही होता है, इसलिए एप्पल एक फास्ट फूड है। अगर हम एप्पल का वैसे सेक्शन देखें, टीएस देखें, तो टीएस में हमें एप्पल में सबसे बाहर दिखेगा थैलेमस। थैलेमस के बाहर इसके अंदर हमें दिखेगा ये इसका सेक्सुअल पार्ट, जिसमें मेनली ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें यहाँ ऐसे अलग अलग हमें सीड दिखाई देंगे। ये है इसके सीड, ये इसकी मीजोकार्प, यहाँ पे इसकी एंडोकार्प। ये एप्पल का फ्रूट होता है। अगर हम इसका, ये तो है टीएस इसका, ये इसकी आउटलाइन स्ट्रक्चर है। अगर हम स्ट्रॉबेरी को देखें तो स्ट्रॉबेरी में ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी में भी इसी तरह से हमें यहाँ अंदर तो दिखेगा इसका सेंट्रल पार्ट, ये इसका थैलेमस का पार्ट है। स्ट्रॉबेरी में भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। स्ट्रॉबेरी के फ्रूट को हम एकन फ्रूट कहते हैं। ये फ्रूट है एकन फ्रूट। ये तो बात आई इन फ्रूट की। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कुछ पौधों में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप हो जाता है। डिप्लॉयड सीड डेवलप, उसमें जो है इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, और ये सीड कहलाते हैं एपोमिक्टिक सीड।
Some seeds are developed without fertilization and such seed are known as apomictic seed. जो apomictic seed होते हैं ये एस्ट्रेसी और ग्रास में बड़ा कॉमन है। इन दो फैमिली में जो सीड एस्ट्रेसी में और ग्रास में ये सीड विदाउट रिप्रोडक्शन बन जाते हैं, इन्हें हम एसेक्सुअल सीड भी कह सकते हैं। These seeds are produced with asexual reproduction. They are diploid और जर्मिनेट भी करते हैं। तो ये सीड एपोमिक्टिक से बनते हैं। वास्तव में इनमें जो डेवलपमेंट के लिए जो पदार्थ चाहिए वो इनमें आ जाता है, जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा पोली एम्ब्रियोनी, कुछ प्लांट में जैसे कि सिट्रस प्लांट, सिट्रस प्लांट में बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। कभी कभी मैंगो में भी हो जाता है कि जो न्यूसेलस की सेल हैं वो एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाती हैं और वो पैरेलल एम्ब्रियो बना देती हैं। तो ये पोली एम्ब्रियोनी, इसमें कुछ एम्ब्रियो सेक्सुअल होते हैं और बाकी सारे एसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल तो एक ही होता है मेनली, लेकिन बाकी एसेक्सुअल एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ये कंडीशन कहलाती है पोली एम्ब्रियोनी। सिट्रस में ये बड़ा कॉमन प्रोसेस है कि उसमें एसेक्सुअल प्रोसेस से एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो कुछ न्यूसेलस की सेल एम्ब्रियो सैक में घुस के वहाँ वो एम्ब्रियो बना देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। इसके अलावा एपोमिक्टिक और पोली एम्ब्रियोनी दो अलग अलग चीजें। जो सीड एपोमिक्सिस से बनते हैं उन्हें एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। एपोमिक्टिक सीड एक तरह से बड़े अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे हैं, अगर सीड एपोमिक्सिस से बनाए जाए तो हाइब्रिड सीड हम अपने आप पैदा कर सकते हैं। हाइब्रिड सीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड सीड को जब ग्रो करते हैं तो उनमें फिर होमोसेक्सुअलिटी आ जाती है, उनमें फिर होमोजीनियस बन जाते हैं। वो उनमें जो सेग्रीगेशन वाला काम हो जाता है, जिसकी वजह से वो हाइब्रिड नहीं रहते। तो हमें हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिड सीड एपोमिक्टिक टेक्निक से बन जाए, हाइब्रिड सीड में एपोमिक्टिक सीड बना दें, तो वो सीड लंबे समय तक काम करेंगे, हमारे लिए वो बेटर रहेगा। इसलिए साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि एपोमिक्टिक सीड बनाई जा सके। अगर ये एपोमिक्टिक सीड बन जाएंगे तो हाइब्रिड सीड की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, चीप पड़ेंगे। लेकिन साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेक्निक कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे अगर एपोमिक्टिक सीड बने तो हाइब्रिड सीड पर एपोमिक्टिक टेक्निक के द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में कोई विशेष चीज़ अभी नहीं रहती। अगर आपको कोई लगता हो तो आप ट्राई कर लेंगे। अब हम इसके MCQ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।